11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our MCQ series. अब देखो पिछले लेक्चर्स में आपने देख लिया होगा कि हम ये MCQ सीरीज चला कैसे रहे हैं। दिस इज फॉर योर HCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवा देंगे थ्रू अ सेट ऑफ 25 MCQs डेली, सारे सब्जेक्ट्स की। और एट अ टाइम हम 5 सब्जेक्ट चलाएंगे, हर सब्जेक्ट से 5-5 MCQs होंगे, तो आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए तो हमारी अलग सीरीज चल ही रही है MCQs की। नाउ टुडे इज डे 4 और आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर्ड है, तो आपको पता है कि डे 4 पे कौन से टॉपिक्स के MCQs हम कवर करेंगे। तो टाइम टेबल अगर आपके पास है तो आप अपनी रिवीजन उसी हिसाब से शेड्यूल करना, ठीक है। रिवीजन वैसे ही करना और उन्हीं टॉपिक्स की करना उस दिन जिस दिन हमने वो MCQs डिस्कस करने होंगे। तो रिवीजन आपकी अगर साथ में शेड्यूल्ड होगी तो आप सुबह रिवीजन कर लोगे और शाम तक आते आते ये आप MCQs भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो टॉपिक पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिवीजन प्लान अपना इसी टाइम टेबल के हिसाब से सिंक में करना, ठीक है। चलो, अब जैसा कि आप जानते हो हम कौन से सब्जेक्ट्स कर रहे हैं अभी शुरुआत में थ्रू अ सेट ऑफ 5 MCQs। पॉलिटी के 5 MCQs हम करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी के 5 MCQs करेंगे, फिर हम एनवायरमेंट के 5 MCQs करेंगे, फिर हम हिस्ट्री के 5 MCQs करेंगे, AMC एंशिएंट मिडिवल कल्चर, और फिर एंड में हम करेंगे साइंस के। ऑलराइट, तो इन सब के 5 MCQs होंगे। ऑलराइट, चलो फिर पॉलिटी के MCQs से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। Right to information is a part of fundamental right under Article 19 of the Constitution of India. Okay. RTI Act 2005 provides machinery through which we can exercise all our fundamental rights. Choose the correct statement using the codes below. Only one, only two, both, neither. Now देखो, right to information है, ये आपका fundamental right है और fundamental right आपका ये कहां से आता है? Article 19 से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से। फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ द कंट्री आर्टिकल 19 से आता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब आर्टिकल 19 से आता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को भी आर्टिकल 19 के अंडर ही एक फंडामेंटल राइट माना हुआ है। सो आरटीआई जो है आपका, वो आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो, आरटीआई आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, उसका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करा हुआ है आरटीआई एक्ट में। तो आरटीआई एक्ट 2005 पूरा मैकेनिज्म बताता है जिसके तहत आपको सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पब्लिक ऑफिशियल्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स वगैरह सब इसमें होंगे, ठीक है। Now देखो, RTI Act provides machinery through which we can exercise all our fundamental rights. No, only right to information. तो इसीलिए गलत हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है only one. All our fundamental rights नहीं, सिर्फ right to information, ठीक है। चलो, आंसर है इसका A। क्वेश्चन नंबर 2, identify the incorrectly matched. राइट टू इक्वालिटी आपके आर्टिकल 14 to 18 के फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू फ्रीडम 19 to 23 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन 25 to 28 है और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 है, ठीक है। अब इनकरेक्ट कौन सा है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। देखो, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से लेके आर्टिकल 18 सारे आपके राइट टू इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट्स है। 15 में गवर्नमेंट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। 16 में एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। 17 में आपके अनटचेबिलिटी नहीं होगी। 18 में आपके टाइटल्स वगैरह जो हेरिडिटरी टाइटल्स है उनको लेके, ये सारा राइट टू इक्वालिटी है।
तो आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आपका फ्रीडम वाला राइट है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी इसमें आएगा, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट वगैरह वगैरह सब इसमें है। आर्टिकल 23 है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ ये आर्टिकल है। आर्टिकल 24 आपका चिल्ड्रन के लिए राइट है। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेके 28 रिलीजन, और आर्टिकल 29 से 30 आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज के राइट्स हैं। तो यहां पे लिखा है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 23, नहीं, आर्टिकल 23 एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट है, फ्रीडम वाला नहीं है। तो बी, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 है, 23 नहीं। ठीक है, सो इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स a private agency working as an instrument of state, Children's Aid Society, Assam Small Scale Industries Development Corporation. Only 1, only 2, only 3, 1, 2 and 3. अब ध्यान से सुनना, देखो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनके खिलाफ जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट आपके वो फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करा हुआ है। तो स्टेट्स आपसे फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल नहीं छीन सकती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट क्या होगी, क्या पार्लियामेंट स्टेट है, जुडिशरी भी स्टेट है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी स्टेट है? स्टेट की डेफिनेशन क्या है? तो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, या जितनी भी प्राइवेट एजेंसी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं, वो भी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएंगे। तो अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी है पर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में होगी, उसके खिलाफ भी आप फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही। चिल्ड्रंस एड सोसाइटी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो ये सारी चीज गवर्नमेंट एजेंसियां तो है ही है, प्राइवेट एजेंसी भी जो गवर्नमेंट का काम कर रही है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। कोई अगर वो एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी भी आपका फंडामेंटल राइट अब्रिज करती है, आपके पास प्रोटेक्शन है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following fundamental rights are available only to citizens and not to foreigners? ठीक है, अब equality of opportunity in matters of public employment, protection of language, script, culture of minorities, right to elementary education. Choose the correct statement. Only 1, only 2, 1 and 2, 1, 2 and 3. अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा है कि सिटीजन्स को कौन से राइट्स अवेलेबल है, सिटीजन्स ओनली, और बाकी सबको, सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स को कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ध्यान से सुना, देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30 ये सिटीजन्स ओनली के लिए हैं। आर्टिकल 15 है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये तो सही है। जितने भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और माइनॉरिटी वाले राइट्स हैं वो आर्टिकल 29, 30 में है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को नहीं, वो फॉरेनर्स को भी, जो इंडिया के रेजिडेंट है पर इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनको भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं है। आंसर है आपका 1 and 2 ओनली। क्लियर, ये है सिटीजन्स ओनली राइट्स। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The term untouchability has not been defined in the Constitution. Okay, a person convicted of the offense of untouchability is disqualified for election to the Parliament. Okay, choose the correct statement. Only 1, only 2, both, neither. अब ध्यान से देखो, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 जो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी। क्या अनटचेबिलिटी हमारे देश में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी, पर अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या सजा होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस होगी और जो भी सजा वगैरह है
वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में बस लिखा है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ पास करा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, फिर अनटचेबिलिटी एक्ट, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छूना, छुआछूत वगैरह। अगर आप किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसकी कहीं एंट्री रोक रहे हो बिना छुए, तो वो भी अनटचेबिलिटी है। तो अनटचेबिलिटी क्या होगी उसकी डेफिनेशन पार्लियामेंट ने दी थी लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। और उसकी सजा क्या होगी वो भी पार्लियामेंट ने दी है लॉ के तहत। सबसे पहला लॉ आया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ठीक है। बस आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी होगी नहीं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट्स में। पहली स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इफ समवन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट का। बिल्कुल सही बात है, और ये दिया हुआ है आपके एक एक्ट में, जो एक्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यस, 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में क्लियर कट वो डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं इलेक्शंस की, तो उसमें से अनटचेबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये भी सही है, सी। ऑलराइट, चलो, अब पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स था आपके सिलेबस में। Which of the following plates are major plates? Pacific plate, Philippines plate, Africa plate, Indo-Australia plate, Mediterranean plate। अब देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि पूरा जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो बना हुआ है प्लेट्स से, ठीक है। और ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं, जिससे जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पॉसिबल है। अब ऐसी ना हमने जितनी भी प्लेट्स हैं उनको उनके साइज के बेसिस पे मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स कहा हुआ है। तो बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं वो मेजर प्लेट्स हैं, और छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो माइनर प्लेट्स हैं। अब मेजर प्लेट्स कुछ चुनिंदा ही हैं, तो वो पूरी की पूरी आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेजर प्लेट्स ये रही, एक तो है अंटार्कटिका प्लेट है आपकी, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिर आपकी अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन एंड ईस्टर्न अटलांटिक, फिर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं लिथोस्फीयर में, ठीक है। फिर आपकी अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, जिसके साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी और हिमालयाज बने थे। एंड लास्ट आपकी पैसिफिक प्लेट है, जो पूरा पैसिफिक ओशन है आपका, ठीक है। सिर्फ ये 8 ही आपकी मेजर प्लेट्स हैं, बाकी सब माइनर प्लेट्स हैं। तो इसमें से ही देख लो, पैसिफिक प्लेट बिल्कुल सही, फिलीपींस प्लेट माइनर है, अफ्रीका प्लेट बिल्कुल मेजर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बिल्कुल मेजर है, मेडिटेरेनियन प्लेट माइनर है, ठीक है। तो इधर आंसर होगा 1, 3, 4, सी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जितनी भी माइनर प्लेट्स हैं इनको साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इनको लगाना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग प्लेट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। स्कॉटिया प्लेट, नाजका प्लेट, हुआन दे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है। ध्यान से सुनना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी, करेक्ट वही होगा, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ ही आपको लगाना है। चलो देखो, जो स्कॉटिया प्लेट है ना वो अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है, तो सबसे साउथ में तो होगी स्कॉटिया प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट के जस्ट ऊपर है, ठीक है। फिर आपकी आती है नाजका प्लेट, ये बिल्कुल साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ है, साउथ अमेरिकन प्लेट के बिल्कुल साथ है नाजका। फिर आती है आपकी कोकोस प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। जो कैरेबियन माइनर प्लेट है ना, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन आइलैंड्स है, वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाड टोबैगो वगैरह, कैरेबियन प्लेट, उसके साथ ही कोकोस प्लेट है उसके वेस्ट पे। और कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में जाके आती है आपकी हुआन दे फूका प्लेट,
तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ लगाएं तो सबसे पहले आएगी आपकी स्कॉटिया, फिर आएगी आपकी नाज़का, फिर आएगा आपका कोकोस प्लेट और फिर आएगा आपका हुआन दे फूका। 1 2 4 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statements. The best known example of divergent boundaries is mid-Atlantic ridge. Okay. Convergent boundaries are always characterized by the destruction of crust as one plate dived under another. Okay. Transform faults are planes of separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. Which of the following statements are incorrect? 1 and 3 only, 2 only, 1 and 2 only, all of the above. Incorrect बताना है। ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंट प्लेट्स जो हैं उनका बेस्ट एग्जांपल मिड अटलांटिक ओशियानिक रिजेस ही हैं, क्योंकि वहां पे दो प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हैं, तो नीचे से मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है और वो ओशन में सॉलिडिफाई हो रहा है और माउंटेन्स बना रहा है, एक माउंटेन चेन बना रहा है। तो मिड अटलांटिक रिज वो है, बिल्कुल सही, बेस्ट एग्जांपल है ये। अच्छा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में हमेशा क्रस्ट की डिस्ट्रक्शन होती है? नहीं, हमेशा नहीं होती। देखो, अगर तो ओशियन देखो, कॉन्टिनेंट और ओशन क्रस्ट अगर जा रहा है तो ओशन सबडक्ट कर जाएगा, कॉन्टिनेंटल ऊपर चला जाएगा, यहां तो क्रस्ट की डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, पर अगर कॉन्टिनेंट है तो भी हो सकती है, डेंसिटी के ऊपर होगा। पर अगर ओशियानिक क्रस्ट टकरा रहे हैं तो कहीं भी सबडक्शन नहीं होती। तो डिपेंड करता है आपकी प्लेट कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट है, ओशियानिक क्रस्ट की प्लेट है, डेंसिटी क्या है। कुछ में तो सबडक्शन हो जाएगी, कुछ में सबडक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जनरली सबडक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट होता है, पर हमेशा नहीं। ओशियन प्लेट आपस में टकराएगी तो कभी भी सबडक्शन नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि हमेशा नहीं होगा। यहां ऑलवेज लिखा है ना, जनरली लिखा होता तो बात सही थी, ऑलवेज तो ऑलवेज नहीं है, एक एक्सेप्शन है, ओशियानिक प्लेट टकरा रही है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियानिक रिजेस। बिल्कुल सही बात है, आपने करा ही होगा ज्योग्राफी में कि जो मिड ओशियानिक रिज है डाइवर्जेंट प्लेट है, पर उसके बीच में ना प्लेट टूटी हुई है। जैसे ये दो प्लेट्स ऐसे टूटी तो यहां रिज बन गया, आगे प्लेट्स यहां टूट रही हैं, एक यहां टूट रही है, एक यहां टूट रही है, फिर यहां टूट रही है ना। तो जो प्लेट्स यहां टूट रही हैं उनके बीच में ऐसे परपेंडिकुलर बाउंड्री बन रही है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। तो वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स इस डायरेक्शन में, मिड ओशियानिक रिज क्योंकि प्लेट्स ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं तो मिड ओशियानिक रिज ऐसे आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो बी, ओनली 2। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following are the consequences of divergence between continental and continental plates? Continental plates आपस में डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, formation of fold mountains, volcanic rocks, addition of oceanic basaltic crust, rift valley. 1 2 and 3 only, 2 3 or 4, 2 and 4, all of the above. अब देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में डाइवर्ज करेंगे ना तो बीच में एक वैली बनेगी, तो क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहे हैं तो बीच में वैली बनेगी, उसे हम रिफ्ट वैली कहेंगे। तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में डाइवर्ज करेंगे तो नीचे से वोल्केनो निकल के आएगा, मैग्मा निकल के आएगा, तो आपको वोल्केनिक रॉक्स भी मिलेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि वो डीप से मैग्मा निकल के आ रहा है और जितना हम अर्थ में डीप जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। लाइटर डेंसिटी ग्रेनाइट की होती है, हेवियर डेंसिटी बेसाल्ट की होती है, तो नीचे से जो वोल्केनो आ रहा है वो बेसाल्टिक वोल्केनो आ रहा है। ठीक है, तो वोल्केनिक रॉक्स तो बनेंगी और वो बेसाल्टिक वोल्केनिक रॉक्स होंगी, एडिशन ऑफ ओशियानिक बेसाल्टिक क्रस्ट। तो ये भी सही है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, नीचे से मैग्मा आएगा, वो हेवियर ओशियानिक क्रस्ट का होगा, बेसाल्ट का होगा, तो वो वोल्केनिक रॉक्स बनाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। रिफ्ट वैली तो बनेगी, रिफ्ट वैली तो बीच में वैली है, क्योंकि टूटने से बीच में वैली बन गई, और उस वैली के साइड पे ये जो लैंड ब्लॉक्स हैं इन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स कह देते हैं। तो हमारी जो नर्मदा की वैली है वो रिफ्ट वैली तो है, नर्मदा रिवर उस रिफ्ट वैली में से निकलती है, नर्मदा के साइड पे जो ब्लॉक्स हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 आर द कॉन्सिक्वेंसेस। फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनते, फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब कन्वर्ज करता है, क्योंकि कन्वर्ज करेगा तो ऐसे माउंटेन्स बनेंगे,
कन्वर्जेंस पे माउंटेन्स बनते हैं फोल्ड, डाइवर्जेंस पे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो आंसर इसका 2, 3, 4 है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन जियोग्राफिक फीचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? अभी देखो ये ना लोकेशन वाला क्वेश्चन है, रटने वाला है। तो ये जितने भी ट्रेंचेस हैं पैसिफिक ओशन में, इनको आपने साउथ टू नॉर्थ में लगाना है, ठीक है। तो इसका तो आंसर, ये तो रट्टे वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो आपने मैप से इसे बस याद रखना है, ठीक है। सबसे नीचे है साउथ सैंडविच ट्रेंच, फिर पोर्टो रिको ट्रेंच आएगा, फिर जापान ट्रेंच आएगा, फिर जापान के ऊपर है कुर्ली आइलैंड्स। ये तो आप बता ही सकते हो कि कुर्ली तो जापान के नॉर्थ में ही है, तो कुर्ली आइलैंड्स कुर्ली ट्रेंच बनाएगा। तो इसका आंसर ए ही है। ये पर ए से खाली संतुष्ट मत हो जाना, इसे मैप पे देखना, याद कर लेना। क्लियर? चलो अब एनवायरमेंट के एमसीक्यूज पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इंटररिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इन द एटमॉस्फेयर constitute terrestrial ecology. The most important limiting factors of terrestrial ecosystems are moisture and temperature. Incorrect कौन सी है? Only one, only two, both, neither. अब देखो, ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंट का जो भी रिलेशन है वो बनाता है आपकी इकोलॉजी। और अगर वो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट लैंड पे है तो हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। पर यहां पे तो एटमॉस्फेयर लिखा है, यहां पे अगर लैंड लिखा होता तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट थी। इंटररिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑन लैंड कॉन्स्टिट्यूट टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, पर एटमॉस्फेयर लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, लैंड पे, लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल, मरीन इकोलॉजी मतलब एक्वेटिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जितने भी हैं, लैंड पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, वो डिपेंड करते हैं दो ही फैक्टर्स पे, मॉइस्चर और टेम्परेचर। जितना ज्यादा मॉइस्चर और टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, इकोसिस्टम बढ़ेगा। हम करते हैं ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिशें भी बहुत होती है, हीट भी बहुत पड़ती है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। अमेज़न देख लो, है ना। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे ही डिपेंड करेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या होगा। तो लिमिटिंग फैक्टर है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछा गलत कौन सी है स्टेटमेंट, है ना, तो गलत तो ए ही है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Tundra means a barren land since they are found where environmental conditions are very severe. Okay. There are two types of tundra, Arctic tundra, alpine tundra. Okay. Arctic tundra extends as a continuous belt below the polar ice cap and above the tree line in the northern hemisphere. Alpine tundra occurs at high mountains. Okay. कितनी statements सही है? देखो टुंड्रा क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में टेम्परेचर बहुत लो है, मॉइस्चर भी ज्यादा नहीं है, वेजिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, एक्सट्रीमली कोल्ड डेजर्ट है और स्नो कवर्ड डेजर्ट है ऑलमोस्ट, विंटर्स में तो खासकर। ये होता है टुंड्रा। अब ये आपका पाया जाता है एक्सट्रीमली हाई लैटिट्यूड्स में, मतलब रशिया के भी ऊपर, कनाडा का टॉप पोर्शन, रशिया का साइबेरिया का टॉप पोर्शन, है ना, ये टुंड्रा रीजन है, यहां कोई वेजिटेशन नहीं होती। क्लियर? तो एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत सीवियर है और ये बैरन लैंड है, वेजिटेशन होती नहीं है, बिल्कुल सही है, एस्किमोज यहीं रहते हैं। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन। अब देखो टुंड्रा एक तो बहुत हाई लैटिट्यूड्स में पॉसिबल है, नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्थ आपका साइबेरिया वाला रीजन, राइट, वहां पॉसिबल है, इसे आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। अच्छा, नीचे के लैटिट्यूड्स में अगर माउंटेन्स बहुत हाई हैं तो हम मानते हैं कि जितने हाइट पे माउंटेन होगा उतना ही ठंडा इलाका होगा। तो जब माउंटेन्स बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं तो उनकी पीक्स पे भी या टॉप पे भी एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस आ जाती हैं, तो वहां पे भी टुंड्रा वेजिटेशन होने लग टुंड्रा क्लाइमेट हो जाता है, तो उन्हें हम अल्पाइन टुंड्रास कहते हैं। एक तो आर्कटिक रीजन्स हैं, एक पहाड़ों में टुंड्रा मिलते हैं, तो बिल्कुल सही। आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप, जो नॉर्थ पोल के जस्ट नीचे, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यूरोप, रशिया वगैरह, उनके जो ट्री लाइन है उससे ऊपर। अब ट्री लाइन क्या है?
ये वो लाइन है जिसके आगे ट्रीज ग्रो ही नहीं कर सकते। तो रशिया के बीच में एक लाइन खींच दो, उस लाइन के आगे ट्रीज ग्रो ही नहीं कर सकते। तो उससे आगे और नॉर्थ पोल से नीचे टुंड्रा है, आर्कटिक। बिल्कुल सही है। एंड अल्पाइन टुंड्रा आपको माउंटेन्स पे ही मिलेगा, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से, टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज। ओके, nature of soil, climate, local topography determines the distribution of trees and their abundance in aquatic vegetation. Okay, coniferous forests, temperate forests, tropical forest biomes are generally arranged on a gradient from south to north latitude या from lower to higher altitude in that order. अब इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? 1 and 2, 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। ध्यान से सुनना, देखो, टेम्परेचर और ग्राउंड मॉइस्चर के आधार पे ही फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स होंगे, कौन से ट्रीज होंगे, ये डिसाइड होता है। तो फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज होंगे, क्या फ्लोरा होगा, क्या फौना होगा, डिपेंड करता है उस एरिया का टेम्परेचर और वहां पे मॉइस्चर कितना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, सॉइल की नेचर कैसी होगी, क्लाइमेट कैसा होगा, वहां रीजन की टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन लैंड है या प्लेटोज वगैरह है, दे डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। एंड देयर अबंडेंस इन एक्वेटिक वेजिटेशन, नो टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन, एक्वेटिक में नहीं, टेरेस्ट्रियल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है अगर यहां एक्वेटिक ना लिखा होता, तो ये गलत हो गई है। अच्छा, कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा के जस्ट नीचे जो टाइगा रीजन होता है, ट्री लाइन वाला रीजन, वहां पे कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट उससे नीचे, जैसे कि आप लगा लो स्पेन में मिल जाएंगे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, नीचे नीचे उस पे। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, ठीक है। तो कॉनिफरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल बायोम्स आर जनरली अरेंज्ड ऑन अ ग्रेडियंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये स्टेटमेंट कह रही है कि इक्वेटर के पास है कॉनिफरस, फिर है टेम्परेट और बिल्कुल नॉर्थ में है ट्रॉपिकल बायोम्स। नहीं, उल्टा है। ट्रॉपिकल साउथ लैटिट्यूड में, फिर ऊपर जाओ नॉर्थ में तो टेम्परेट, फिर ऊपर जाओ नॉर्थ में तो कॉनिफरस फॉरेस्ट। और ये कह रहा है कि नीचे की हाइट पे कॉनिफरस है, माउंटेन ऊपर चढ़ो टेम्परेट आ जाएगा, और माउंटेन की पीक्स पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। नहीं, उल्टा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा लिखा है इन्होंने, तो इसलिए ये भी गलत है। आंसर इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो 2 and 3 इनकरेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, assertion, boreal forest soils are characterized by thin podzols and are rather poor। और रीजन दिया है, weathering of rocks proceeds slowly in cold environments and the litter derived from the conifer leaf is decomposed very slowly and is not rich in nutrients। ऑप्शन ए, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर इसका रीजन है। ऑप्शन बी, दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। डी, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो, बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? टाइगा के फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट जहां होंगे वहां का जो सॉइल होता है उन्हें हम पॉडजोल्स कहते हैं, और ये एक्सट्रीमली पुअर सॉइल्स होते हैं, थिन लेयर ऑफ सॉइल ही होता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये थिन लेयर क्यों होती है इस पे? क्योंकि एक्सट्रीमली ठंडा एनवायरनमेंट है, तो रॉक्स की वेदरिंग वगैरह होती जाएगी, और जो कॉनिफरस फॉरेस्ट के लीव्स गिरते हैं वो भी बिकॉज टेम्परेचर बहुत लो है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं करते, ऑर्गेनिक मैटर से एनरिच नहीं करते सॉइल को, बहुत लेट करते हैं। तो ये भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Soils of tropical rainforests are red latosols and they are very thick, okay? The high rate of leaching make these soils virtually useless for agricultural purposes। only one, only two, both, neither। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अमेज़न हो गया, इनके जो सॉइल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैटोसॉल्स, ये याद रखना। और ये रेड कलर के लैटोसॉल्स होते हैं, रेड सॉइल नहीं होते, याद रखना, दीज आर नॉट रेड सॉइल्स, इन्हें हम रेड लैटोसॉल्स कहते हैं। और इनमें रेडिश कलर क्यों आता है? बिकॉज दीज सॉइल्स आर रिच इन आयरन, आयरन रिच होते हैं, ठीक है। बट दीज सॉइल्स आर एक्सट्रीमली पुअर। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत पड़ती है, और बारिश पड़ने की वजह से जो टॉप सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे आ जाते हैं।
तो टॉप की टॉप लेयर जो होती है वो न्यूट्रिएंट उसमें होते ही नहीं, क्योंकि वो पानी बहा ले जाता है उन्हें, बारिश इतनी होती है ना। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, हाई रेट ऑफ लीचिंग मेक दी सॉइल्स वर्चुअली यूजलेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट, चलो अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट कल्चर एंड आर्ट ट्रेडिशन। With the advent of first century of Christian era, CE या AD हम कहते हैं, image worship of Buddha started. Okay, at Gandhar, image of Buddha clearly emerged from Yaksha tradition. Okay, Mathura school flourished in areas extending from Takshashila to Swat Valley and northwards in Afghanistan. Which of the above statements is are correct? अब देखो, बुद्धिज्म में पहले आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिपिंग नहीं थी, पर फर्स्ट सेंचुरी एडी से शुरू हो गई थी। ठीक है, बुद्धा और बोधिसत्व की बड़ी बड़ी इमेजेस बनने लगे थे और उनकी वर्शिप शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, बुद्धा की इमेज बनानी है, बुद्धा का स्कल्पचर बनाना है, तो दो स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर निकले, गांधारा स्कूल और मथुरा। मथुरा स्कूल इंस्पायर्ड था इंडियन स्कल्पचर के ट्रेडिशन से, और इंडिया में पहले यक्ष की इमेज बनाते थे, यक्ष यक्षिणियों की, तो उन्हीं के आधार पे गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों की इमेज भी बनानी शुरू कर दी मथुरा स्कूल में। अच्छा, गांधार स्कूल इंस्पायर्ड था ग्रेको रोमन स्कल्पचर से, ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर से, ग्रीस और रोम के आर्किटेक्चर से। ठीक है, एट गांधारा इमेज ऑफ बुद्धा क्लियरली इमेज फ्रॉम यक्ष ट्रेडिशन, नहीं, वो मथुरा है। ठीक है, मथुरा स्कूल फ्लरिश इन एरियाज एक्सटेंडेड फ्रॉम तक्षशिला टू अफगानिस्तान, नहीं, मथुरा स्कूल सिर्फ आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन में तक्षशिला में था गांधारा स्कूल, तो ये भी गलत है। करेक्ट वन ओनली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 70। with reference to Buddhism, consider the following statement. Buddhism does not recognize the existence of soul. Okay, Pushyamitra Shunga, the Brahman ruler, cut off the Bodhi tree at Bodh Gaya. Which of the statements given above is are not correct? ठीक है, अब ध्यान से दो सुनना। देखो, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा। ठीक है, वो कहते हैं कि आत्मा, अगर जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, आपकी सेंसेशंस, आपके जितना भी थॉट प्रोसेस है वो आपकी आत्मा है, आपकी डेथ के साथ वो भी खत्म हो जाता है, देयर इज नो सोल। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बिल्कुल ठीक है, खासकर हीनयान बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था बोधि ट्री के नीचे बोध गया में। जितने भी एनिमीज थे बुद्धिज्म के, वो बोधि ट्री काट देते थे मोस्टली, कई बारी। पर बोधि ट्री, मतलब अगर वो उस एरिया में राज कर रहे हैं, बोधि ट्री को काटा था पुष्यमित्र शुंग ने नहीं, दो ही वाज एन एनिमी ऑफ, जनरली कहा जाता है कि बुद्धिज्म के एनिमी थे वो, पर पुष्यमित्र शुंग नहीं, किंग शशांक, जो बंगाल के राजा थे। किंग शशांक बंगाल के राजा थे 7th सेंचुरी एडी में, और इनकी किंगडम का नाम था गौड़ा किंगडम, गौड़ा डायनेस्टी, बंगाल में थी। तो बंगाल के राजा किंग शशांक ने काटा था, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ओनली 2 इज नॉट करेक्ट, 1 तो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following factors were responsible for the origin of new religions such as Jainism, Buddhism during 6th century BC? 6th century BC में ही क्यों ये नए religions आए? Reaction of Kshatriya class against the domination of priestly class. Okay. Spread of new agricultural economy in northeastern India. Okay. Generous support from Vaishyas. Choose the correct statement. अब देखो, ये नए religions इसलिए आए थे because वैदिक religion में प्रीस्टली क्लास, ब्राह्मणों की डोमिनेंस ज्यादा थी, तो क्षत्रियों को अपनी पावर असर्ट करनी थी, तो बिल्कुल सही। और ये कोई संजोग नहीं है कि महावीर जैन और गौतम बुद्धा दोनों क्षत्रिय थे। अच्छा, नई टाइप की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ गई थी जिसमें ये जो क्लास डिविजन्स है, वर्ण डिविजन्स है, ये सेट नहीं बैठ रही थी, तो ये भी सही है। अच्छा, जो वैश्यास थे, ट्रेडर क्लास थी, उन्हें वो बहुत सपोर्ट करते थे इन दोनों रिलीजन्स को। अगेन देयर रिएक्शन वाज अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण क्लास, तो ये भी सही है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, क्वेश्चन नंबर 19।
अरेंज द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट के हिसाब से, सॉरी हाँ इनके डेट के हिसाब से। वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो सबसे पहली जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगीर में, ठीक है। और राजगीर में ये अंडर किस किंग के हुई थी? ये हुई थी अंडर आपके बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, ठीक है। फिर वैशाली में हुई है, ये कालाशोक के अंडर हुई। कालाशोक मतलब पेट्रन थे, ठीक है, ये राजा थे उस टाइम पे। फिर तीसरी तो किंग अशोक, मौर्य डायनेस्टी के अशोक, उन्होंने करवाई थी पाटलिपुत्र में, अपनी कैपिटल में। और चौथी हुई थी कश्मीर में, और ये करवाई थी कनिष्क ने। और यहां से बुद्धिज्म दो पार्ट्स में बंट गया था, हीनयान महायान, कश्मीर काउंसिल से, ठीक है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और कश्मीर। 2 1 3 4। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। Which one of the following is the most fundamental difference between Mahayan and Heenyan? Emphasis on ahimsa, casteless society, worship of gods and goddesses, worship of stupa. ठीक है ना। देखो हीनयान और महायान बुद्धिज्म में पता है क्या फर्क है? हीनयान आइडल वर्शिप पे नहीं मान रहे हैं, हीनयान वाले सिंपल लैंग्वेज में मान रहे हैं, ठीक है। हीनयान वाले आइडल वर्शिप में नहीं मान रहे, सिंपल लैंग्वेज में मान रहे हैं, और वो बुद्धा को भगवान नहीं कंसिडर करते, वो बुद्धा को कंसिडर करते हैं कि ये एक इंसान थे जो महानता तक पहुंच गए थे, ठीक है। ये था। महायान बुद्धिज्म ने क्या करा? आइडल वर्शिप भी शुरू कर दी, बुद्धा की भी और सेंट्स की भी, जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज नहीं, संस्कृत को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये चीजें करी थी महायान बुद्धिज्म ने। बट दोनों बुद्धिज्म ने अहिंसा को माना है, कास्टलेस सोसाइटी को माना है, स्तूप दोनों रिलीजन वर्शिप करते थे। बस वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस महायान ने डाला, क्योंकि महायान वालों के हिसाब से गॉड्स गॉडेसेस होते हैं, इनके हिसाब से नहीं होते। इसका आंसर है सी। चलो अब हम साइंस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। आज का आपका टॉपिक है जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने रट्टा मार लेना है। ग्रेगोर मेंडल। मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। 19th सेंचुरी में ये एक मंक थे जिन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरीज दी हैं, बहुत सारे लॉज दिए हैं जेनेटिक्स के, ठीक है। तभी इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी इनहेरिटेंस के लॉज है ना, उन्हें मेंडल्स लॉ भी कहते हैं, कि पेरेंट्स अगर ऐसे होंगे तो बच्चे में क्या क्या फिजिकल ट्रेट्स आएंगे, वो मेंडल लॉ से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ह्यूगो डे व्राइस तो देखो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, एवोल्यूशन की थ्योरी इन्होंने दी है। रिचर्ड डॉकिंस तो अभी आए हैं, ये भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। ऑगस्ट वाइजमैन एक जेनेटिसिस्ट हैं, पर ये पुराने हैं, ही इज नॉट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, याद रखना। ग्रेगोर मेंडल ही है, क्लियर। चलो अब मेंडल की बात कर रहे हैं तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Under law of dominance, a recessive allele gets expressed over the other alleles. Law of independent assortment emphasizes that there are separate genes for separate traits and characters, and they influence and sort themselves independently of other genes. Okay. Law of segregation is an important part of Mendel's law of inheritance. Which of the above statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अब ध्यान से सुनना, देखो हमारे जो भी फिजिकल ट्रेट्स है ना, वो आते हैं हमारे डीएनए से, और डीएनए मिलके बनाता है हमारे जीन्स। अच्छा, जो जीन्स होते हैं ये हम अपने फादर और मदर से इनहेरिट करते हैं। तो आपका जो डीएनए है वो आपके मदर और फादर का मिक्स होके आया आपके पास, ठीक है। अब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के लिए डिफरेंट जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
तो आंखों का जो कलर होगा उसके लिए भी डिफरेंट जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके फादर की ब्लैक आंखें हैं, तो उनका जो डीएनए होएगा आंखों के कलर वाला उसको मैं बी कह देता हूं, और मदर की ग्रीन आंखें हैं, ठीक है। अब जब आप पैदा होगे ना, तो आपके पास जो जीन्स होंगे वो उसमें ऐसे लिखा होगा बी जी, ठीक है। तो बी आपने अपने फादर से ले लिया, जी आपने अपनी मदर से ले लिया। तो आपके फादर के पास बी जीन था जो ब्लैक कलर देता था आंखों का, और मदर के पास जी जीन था जो ग्रीन कलर देता था। जब आप पैदा होते हो तो आपके पास ये जीन आएगा बीजी, ठीक है। अब आपकी आंखों का कलर क्या होगा? तो पता चलता है कि आपकी आंखों का कलर ना बी ही होगा, जबकि आपके पास ना जी है, ग्रीन आंखों का जीन है, पर आपकी आंखों का कलर बी ही आएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो बी है ना, ये डोमिनेंट जीन है। ये जिसके साथ होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को दबा देगा। और ये जो जी है ये रिसेसिव जीन है। अच्छा, हम जीन वर्ड नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं एलएलए, ठीक है। तो आपके जो डीएनए है, जीन्स है, वो डिफरेंट एलएलएस के बने हुए हैं। तो बी एक एलएलए है, जी एक एलएलए है। जब आप पैदा होगे तो आपके पास बीजी होएगा, पेयर में होंगे ये दोनों। बी डोमिनेंट एलएलए है, जी रिसेसिव एलएलए है। तो मतलब ग्रीन कलर रिसेसिव एलएलए है। तो अगर ये रिसेसिव है तो जो इसके साथ वाला है वो इस पे डोमिनेट करेगा। तो क्योंकि ब्लैक आंखों का कलर डोमिनेंट एलएलए है, इसलिए आपकी आंखों का कलर ब्लैक ही होएगा, ठीक है। ब्लैक ही होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। जबकि आपने अपनी मदर से ग्रीन आंखें इनहेरिट कर ली, पर आपकी आंखें ब्लैक ही होंगी क्योंकि वो डोमिनेंट जीन है। अब ऐसा है, क्या करें, ठीक है। हो सकता है आपको ग्रीन आंखें चाहिए थी, पर ऐसा ही। अब देखो, आपके पास ये एलएलए का पेयर है, ब्लैक और ग्रीन। अच्छा, आपकी शादी होती है किसी ऐसी लेडी से जिनके पास होता है ग्रीन ग्रीन, उनकी ग्रीन आंखें ही हैं, और उनके पास डोमिनेंट भी ग्रीन था, उनके पास ग्रीन ही था। तो कोई डोमिनेंट नहीं, कोई रिसेसिव नहीं। अब आपका जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उसके पास 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक उसके पास आ सकता है बीजी, दूसरा आपने बच्चा कर लिया उसके पास फिर बीजी आ सकता है, ये बी इस जी के साथ कंबाइन करेगा, ये बी इस जी के साथ कंबाइन करेगा। अच्छा, तीसरा आपके पास आ सकता है जीजी, और चौथा भी आ सकता है आपके पास जीजी। चौथा, 4 बेटे अगर आप करते हो तो आपका ये वाला जो जी है आपकी वाइफ के इन दोनों जी के साथ एक एक बार कंबाइन करेगा, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपके 2 बच्चे हैं जो बीजी बीजी हैं, और जो आपके 2 बच्चे हैं वो जीजी हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं इनके पास तो एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, तो इन दोनों की आंखों का कलर तो ब्लैक होगा। पर इन दोनों के पास तो कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव नहीं, इनका तो ग्रीन ही है, ठीक है। तो इनकी आंखें ग्रीन होंगी। क्लियर? नाउ ये जो है ना कि एक डोमिनेंट एलएलए होता है, एक रिसेसिव होता है, ये मेंडल ने प्रूव किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जो आंखों के कलर के जीन्स हैं वो हाइट के जीन से कोई लिंक्ड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो जब बच्चे होंगे तो आंखों के जीन्स अलग अटैच होंगे, हाइट के जीन्स अलग अटैच होंगे, वेट के जीन्स अलग अटैच होंगे, इंडिपेंडेंट है ये एक दूसरे से सारे जीन्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये है कि आपके पास बीजी है, वाइफ के पास जीजी है, तो ये वाला बी सेग्रीगेट होगा, ये वाला जी सेग्रीगेट होगा, और ये मिलके बनाएगा बीजी। ये वाला बी सेग्रीगेट होगा और ये वाला जी सेग्रीगेट होगा, और ये मिलके बनाएगा बीजी। ये वाला सेग्रीगेट होगा, ये वाला, तो ये जीजी सेम। तो इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये भी मेंडल का लॉ है। तो आंसर इसका डी है। पर आई होप मैंने आपको बात समझा दी, ठीक है। चलो, इसका बी, सॉरी, हाँ, इसका डी नहीं है आंसर। ये देखो, अंडर लॉ ऑफ डोमिनेंस अ रिसेसिव एले गेट्स एक्सप्रेस्ड ओवर द अदर एलेस। नहीं, अ डोमिनेंट एले, नॉट रिसेसिव, डोमिनेंट एले एक्सप्रेस होता है। सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का ही है, पर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट जीन ऊपर आएगा, रिसेसिव नीचे होगा। इधर रिसेसिव लिखा है, तो ये गलत हो जाती है। बिल्कुल सही, बी, ठीक है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। ये देख लो, मेरा ही एग्जाम्पल से सीख लो। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ मेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम्स, अ फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ XY क्रोमोसोम्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो मेल होता है ना, उसके पास ये वाले एलेलेस होते हैं XY, और जो फीमेल होती है ना, उसके पास होता है XX। अब इन दोनों का जो बच्चा होगा वो एक X फादर से उठाएगा, एक X मदर से उठाएगा। और अगर ऐसा बच्चा होता है तो वो पक्का पक्का फीमेल है। और अगर ये वाला Y और दोनों में से कोई वाला X आ जाता है तो XY अटैच होंगे, ये वाला बच्चा पक्का मेल है। तो मेल के होते हैं XY क्रोमोसोम्स, फीमेल्स के होते हैं XX क्रोमोसोम्स। यहां पे उल्टा लिखा है, ठीक है, तो दोनों ही गलत है। ओके, चलो। अच्छा, अ रिसेसिव एलील इन ह्यूमन बीइंग इज एक्सप्रेस्ड इन homozygous conditions, heterozygous conditions, in both conditions, none of the above conditions। ध्यान से सुनना, वो बीजी वाला एग्जांपल याद है? तो आप हो बीजी, वाइफ है ग्रीन ग्रीन, आपके 4 अगर बच्चे होते हैं तो चारों में यही केस आएंगे। ये बी इसके साथ अटैच होगा तो बी जी, ये वाला बी इस वाले जी के साथ अटैच होगा तो भी बी जी, ये वाला जी इसके साथ अटैच होगा तो जी जी, ये वाला जी इसके साथ अटैच होगा तो जी जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है, एलएलए है, वो डोमिनेंट है, ग्रीन वाला रिसेसिव है। तो इन दोनों के केस में तो ब्लैक ही आएगा। पर इन दोनों के पास तो ना कोई डोमिनेंट जीन है ना कोई रिसेसिव जीन है, दोनों ग्रीन है, तो इनकी आंखों का कलर ग्रीन आएगा। यही करा था हमने। अब देखो, जो आपके पास जीन्स हैं उसमें अगर 2 डिफरेंट एलेलेस हैं, जैसे इसके पास है बीबी है, इसके पास जीबी है, डिफरेंट डिफरेंट एलेलेस जोड़े हुए हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। और इन दोनों के पास दोनों सेम एलेलेस हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, सेम ही है, तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस। अब देखो, ग्रीन कलर रिसेसिव है, ब्लैक कलर डोमिनेंट है। ग्रीन कलर कब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस, क्योंकि हेट्रोजाइगस में तो डोमिनेंट उसे डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां है रिसेसिव एलील इन ह्यूमन बीइंग इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशंस ओनली। ठीक है, एंड लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्सन इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली फ्रॉम देयर फादर, ओके। Sex chromosomes are only inherited from mother's side, okay. Genotype is a physical trait of an organism, whereas phenotype is the gene that expresses that physical trait. Which of the above statements are incorrect? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अब देखो, वैसे तो आपका जो डीएनए होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है, पर कुछ %, 0.3, 0.2% डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब देखो, जो आपके जीन्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, वो आपके पास आपकी मदर के साइड से ही आएंगे, फादर की साइड से नहीं आते। मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, ठीक है, तो नॉट फादर, मदर। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम्स आर ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर साइड, कहां? ऐसा कहां है? एक्स फादर से उठाया, एक्स फादर से उठाया, एक्स मदर से उठाया तो XX है, वाई फादर से उठाया, एक्स मदर से उठाया तो XY है। दोनों से ही उठा रहे हो सेक्स क्रोमोसोम्स आप, है ना? तो ये भी गलत है। मदर से क्यों है? दोनों से उठा रहे हो, फादर मदर दोनों से। अच्छा देखो, ये जो है ना आपका जो डीएनए होता है, जैसे बी डीएनए है आपका, तो इसे मैं कहूंगा जीनोटाइप। ये अगर आपका डीएनए है तो आपकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, तो इसे मैं कहता हूं जीन, और ये ब्लैक कलर की आंखों को मैं कहूंगा फिनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है आपका जीन, उस जीन से जो आपको फिजिकल ट्रेट्स आते हैं, उन फिजिकल ट्रेट्स को हम फिनोटाइप कहते हैं।
तो अगर आपके अंदर जीन है जिससे आपकी हाइट ज्यादा होगी, जीन्स होते हैं ना, पेरेंट्स से आते हैं, तो वो जीन्स है वो जेनोटाइप है, और आपकी हाइट जो ज्यादा है वो फेनोटाइप है। ठीक है, यहां उल्टा लिखा है, जीनोटाइप इज अ फिजिकल ट्रेट, नो, फिनोटाइप इज अ फिजिकल ट्रेट, whereas phenotype is the gene, ना, genotype is the gene that expresses that physical trait। ठीक है, तीनों ही इनकरेक्ट है, डी है इसका आंसर। ऑलराइट, चलो, with that we conclude today's session। thank you so much for watching everyone, और आप इसे रेगुलरली फॉलो करते रहो इस सीरीज को। अगर आप एक बार इस सिलेबस पढ़ चुके हो तो इन एमसीक्यूज के थ्रू आपकी बहुत सही रिवीजन हो जाएगी। ऑलराइट, रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो करना, बीच में कोई ब्रेक ना आने देना बस। ठीक है, चलो फ्रेंड, that's it from my side guys, thank you so much। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.